अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कदीर। आप देख रहे हैं फॉलो पाकिस्तान। हमेशा की तरह हेल्थ एंड केयर के सेगमेंट में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। आज जो हमने हेल्थ एंड केयर में टॉपिक डिस्कस करना है वो है पेप्टिक अल्सर। बहुत सारे लोगों को आप लोग ने सुना होगा अपने इर्द गिर्द कि कुछ लोग कह रहे होते हैं कि मेरे सीने में जलन हो रही है या तेज़ाबियत, इस तरह की अल्फाज रोज़ाना हमारी लाइफ में सुनने को मिलते हैं। ये पेप्टिक अल्सर क्या है, तेज़ाबियत, सीने की जलन, ये क्या चीज़ें हैं, इस हवाले से आज हमने स्पेशल प्रोग्राम रखा है। तो हमने इसके लिए दो मेहमानान को यहाँ पे दावत दी है। वो इस हवाले से ब्रीफली आपको डिस्कस करेंगे इससे कि पेप्टिक अल्सर क्या है, इसकी वजूहात, इसकी अलामात, तशख़ीस और इसका इसका जो बचाव है, इसका इलाज है वो कैसे किया जा सकता है। आया वो मेडिसिन की जरिए, सर्जरी के जरिए हो या किसी भी तरीके से हो, डाइट आपकी, फूड और चीज़ें जो होती हैं उस हवाले से आपको इंशाल्लाह भरपूर गाइड करेंगे। हम चलते हैं अपने मेहमान की जानिब। तो उनका तारुफ करवाते हैं आपसे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अदनान समी खान साहब, जो कि जनरल फिजिशियन भी हैं और एक वसी तजर्बा रखते हैं अपनी फील्ड में। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पेप्टिक अल्सर क्या है। इन्हीं के साथ माइक्रोबायोलॉजिस्ट रिदा इकबाल साहिबा हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनसे भी इसी तरह के मुख्तलिफ सवालात करेंगे पेप्टिक अल्सर के हवाले से, अलामात, ये सारी चीज़ें ब्रीफली वो हमारे नाजरीन को गाइड करेंगी। तो सबसे पहले हमारे से मौजूद है डॉक्टर अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? शुक्र है। बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। सर ये बताइएगा पेप्टिक अल्सर है क्या और इसकी क्या क्या अक़साम है हमारे यहाँ? जी, पेप्टिक अल्सर ये हमारे जीआई ट्रैक्ट के मतलब डिजीज़ है, जिसमें जो एलिमेंट्री कैनाल होता है उसकी ऊपर जो लाइनिंग होती है जिसको हम म्यूकोज़ल लाइनिंग कहते हैं, उसकी एरोजन हो जाती है या उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, जिसको हम अल्सर कहते हैं। और ये अल्सर जो है अगर एलिमेंट्री कैनाल की एसोफेजियल पार्ट में होता है तो हम उसको एसोफेजियल अल्सर कहते हैं। और वो रिफ्लक्स ऑफ एचसीएल की वजह से होता है। जब एचसीएल स्टमक के अंदर ज़्यादा होता है, इंक्रीज अमाउंट में होता है, तो वो रिफ्लक्स जो होता है एसोफेगस में आता है, जिसकी वजह से एसोफेगस की अपर लाइनिंग जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है या ब्रेक डाउन हो जाती है। इसके अलावा अगर वो स्टमक के अंदर हाइपर एसिडिटी हो जाती है तो वहाँ पर जो है फिर अल्सर जो है वो कॉज होता है। इसके अलावा अगर ये ड्यूडिनम में होता है तो हम उसको ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। और ड्यूडिनम में वेगस नर्व्स की स्टिमुलेशन की वजह से होता है। जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है तो वहाँ पर हाइपर एसिडिटी कॉज होती है और ड्यूडिनल अल्सर जो होता है वो कॉज होता है। तो इसको इन तीनों पार्ट्स को कंबाइन मिला के हम पेप्टिक अल्सर का नाम देते हैं और इसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। ओके, ये आपने इकसाम बयान की कि मतलब इस किस्म के अल्सर्स हो सकते हैं मैदे में। मैडम मैं आपकी जानिब आऊँगा। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि पेप्टिक अल्सर की वजूहात क्या हो सकती है, आम वजूहात क्या हैं जिसकी वजह से कुछ लोग इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और वो मुश्किलात से ज़िंदगी गुजारते हैं। सबसे पहले तो मैं फॉलो पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगी कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि हम आवाम में आगाही फैला सकें। पेप्टिक अल्सर की जो हमारे पास एक मेन जो वजह है वो है एच पाइलोराई की बैक्टीरिया। एच पाइलोराई जो बैक्टीरिया है वो अमोनिया को प्रोड्यूस करता है। अमोनिया की प्रोडक्शन को की वजह से जो है ना हमारी एसिडिटी हाई हो जाती है स्टमक में, जिसकी वजह से एरोजन हमारे पास कॉज हो जाती है। दूसरा इससे हमारे पास वजह है एनसेड, जिसे हम नॉर्मल हैबिचुअल बेस पर बिल्कुल इनटेक कर लेते हैं। एनसेड्स में जितनी भी ड्रग्स आती हैं, हमारे पास एस्पिरिन का जो रुझान है तो वो अंदर जाकर हमारे पास एसिडिटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो है एक इसकी वजह बनती है अल्सर की। और हमारे पास ये चीज हमें हेरिडिटी या फिर मौरूसी तौर पर भी हमें मिलती है। और इसके अलावा एक और वजह इसकी है स्ट्रेस की वजह से हमारे स्टमक में एक एंजाइम है या फिर एक जो है केमिकल है हिस्टामिन। हिस्टामिन की प्रोडक्शन को स्ट्रेस जो है वो इनहेंस कर देती है। उसकी प्रोडक्शन की जब इंक्रीमेंट होगी तो उसकी वजह से हमारे पास एसिडिटी का लेवल हाई होगा। एसिडिटी का लेवल हाई होगा तो म्यूकोजा और जब एसिड का आपस में एक्सपोजर बढ़ेगा तो हमारे पास वो बैरियर की लाइनिंग जो है उसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास इस तरीके की अल्सरेशन कॉज होगी।
ओके ओके, तो डॉक्टर साहब आपकी जाने बातें हैं कि पेप्टिक अल्सर की आम अलामात क्या हो सकती हैं कि उसको हम तशखीस कर सके, मतलब जान सके कि हाँ इस बंदे को पेप्टिक अल्सर है। आम अलामात क्या हो सकती है आपके ख्याल में? देखो जी, बिल्कुल क्लिनिकल साइट्स पे जो पेप्टिक अल्सर के पेशेंट्स होते हैं तो इनमें नुमाया जो साइन और सिम्टम्स है उनके हवाले से आम तो इनको ये होता है कि पेन, बहुत गैस्ट्रिक पेन होता है, मैदे के मुकाम में ये पेन की कंप्लेन करते हैं जितने भी मरीज होते हैं, या हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन जैसे कि ड्यूडेनम पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो उस रीजन पे भी पेन का जो है वो कंप्लेन करते हैं। इसके अलावा पेशेंट को खे वगैरह, उल्टी आना, ये इसको नौजिया वोमिटिंग कहते हैं हम, तो वो भी उसकी कंप्लेन होते हैं। इसके अलावा डिस्कम्फर्टिंग जो है वो पेशेंट डिस्कम्फर्ट फील करता है, मतलब उसको मुसलसल बेचैनी होती है। इसके अलावा उनमें स्टूल के अंदर ब्लड आ सकता है, अगर किसी को ड्यूडेनल अल्सर है तो स्टूल के अंदर भी ब्लड आ सकता है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो गैस्ट्रिक अल्सर के अंदर जो होता है वो वॉमिटिंग में ब्लड आ सकता है। और इसके अलावा वेट लॉस हो सकता है, पेशेंट जो है वो वेट लॉस की तरफ जाता है क्योंकि उनका इंटेक इतना नहीं होता फूड जो है, क्योंकि जैसे वो फूड लेता है तो इसके साथ साथ उसको गैस्ट्रिक पेन स्टार्ट होता है। इसकी डर की वजह से वो फूड पे मतलब अपने खुराक का ख्याल नहीं रखता। तो ये सारी इसकी अलामात हैं और गैस्ट्रिक पेशेंट को ये ज़्यादातर होता है। मैडम आप बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि इस पेप्टिक अल्सर की तशखीस कैसे की जा सकती है और इसकी पेचीदगियाँ क्या हो सकती है, कॉम्प्लिकेशन? जब हम मेजर हमारे पास सिम्टम जो पेप्टिक अल्सर का आता है वो होता है पेशेंट का वेट लूज, फ्रीक्वेंट वेट लूज ना। तो वेट लूज जब हम देखते हैं तो फिर, और दूसरी बात फिर हम उसके आगे जाएंगे इसकी सीबीसी की तरफ, फिर हम उसका जो है ना स्टूल एग्जामिनेशन करेंगे। स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर अगर उसकी स्टूल में कोई डिस्कलरेशन वगैरह आ रही होती है तो फिर हम फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम उसकी बायोप्सी करवाएंगे और एंडोस्कोपी करवाएंगे। अब एंडोस्कोपी के जरिए से हमारे पास जो इरोजन की साइट है वो क्लियरली हमारे पास एक फिल्म की फॉर्म में आ जाएगी। और साथ में हम अल्ट्रासाउंड भी करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाएंगे और एक्सरे करवाएंगे। बैरियम मील, बैरियम मील में ये होगा कि बैरियम एक केमिकल होता है, वो पेशेंट को इंगल्फ करवाया जाता है और उसके बाद जब अल्ट्रासाउंड हम एक्सरे जब हम करते हैं तो एक्सरे में उसकी एक पूरी फिल्म आ जाती है। जहां जहां उसका डाई जाएगा उस डाई से हमें पता चलेगा कि इस साइड पर हमारे पास एरोजन आ रही है। और फिजिकल एग्जामिनेशन में सबसे मेन उसका वो वेट लूज की सूरत में हमें पता चलेगा कि इसका, क्योंकि पेशेंट जब एक फ्रीक्वेंट अमाउंट में या फिर एक सर्टेन अमाउंट में फूड नहीं लेगा तो उसका वेट लूज हो जाएगा। होगा, मतलब आप कहना ये चाह रही हैं कि मेन जो वजह है मतलब उसकी वेट लॉस होगा। जो फिजिकल एग्जामिनेशन में हमारे पास पहली तशखीस ही यही होगी, फिर सेकंड पे हम उसकी स्टूल एग्जामिनेशन पे जाएंगे, फिर फर्दर हमारे पास जो लैब टेस्ट होंगे वो हमारे पास थर्ड स्टेप होगा। तो इसकी पेचीदगियों पे अगर आप थोड़ी सी नजर डलवाएं तो पेचीदगियों में अगर हमारे पास इस चीज का ज्यादा हम इसको बर वक्त इसकी तशखीस और बर वक्त अगर इसकी हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो फिर एरोजन हो सकती है हमारे पास। एरोजन में हमारे पास पेनिट्रेशन की तरफ भी जा सकता है कि जो साइट है उसकी पेनिट्रेशन या उसका लेवल इतना डीप हो जाएगा कि फिर उसको हील करना, उसमें पस फॉर्मेशन हो सकती है, इस किस्म की पेचीदगियां आ सकती हैं। और दूसरा हेमरेज, हेमरेज हमारे पास जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि स्टूल में ब्लड का आना, तो हमारे पास हेमरेज हो सकता है, इस किस्म की हमारे पास पेचीदगियां आएंगी। डॉक्टर साहब आप ये बताइएगा कि मेडिसिन के जरिए किस तरह पेप्टिक अल्सर का इलाज किया जा सकता है? अक्सर मेडिसिन ऐसी भी हैं जो कि बजाद खुद पेप्टिक अल्सर को पैदा करती हैं, तो क्या मेडिसिन में इसका इलाज किया जा सकता है या नहीं? जी बिल्कुल, इसमें जिसकी मेडिकल मैनेजमेंट है उसमें हम डिफरेंट कैटेगरीज की ड्रग्स देते हैं और उसमें हम पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं जो कि स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करते हैं, जिसमें फेमोटिडिन, सिमेटिडिन ये सारे मार्केट में अवेलेबल है। इसके अलावा हम H2 ब्लॉकर्स देते हैं। H2 ब्लॉकर्स की वजह से भी स्टमक की एसिडिटी इंक्रीज होती है, तो वो H2 ब्लॉकर की वजह से स्टमक की एसिडिटी कम हो जाती है। इसके अलावा हम एंटासिड देते हैं जैसे गैविस्कॉन, न्यूकेन, ये इस ब्रांड से मार्केट में जो अवेलेबल ड्रग है।
इससे भी एक कवरिंग लेयर जो होता है, अगर कोई खाना खाने से पहले 20-25 मिनट पहले इन मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो एक कवरिंग लेयर जो होता है वो स्टमक के वॉल्स पे बन जाता है, जो कि फिर स्टमक की प्रोटेक्शन करवाती है। इसके अलावा अगर जैसे रिवाज बाल साहिबा ने बताया कि अगर हम टेस्ट करते हैं डायग्नोसिस, उसमें अगर कोई बैक्टीरिया जो इन्फेक्शन जो है वो डायग्नोस होता है तो फिर इनमें हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स देते हैं, और इसके अलावा एंटी फंगल जो है वो भी इसमें कारआमद है। तो ये इनकी मेडिकल मैनेजमेंट है। इन्होंने मेडिसिन के हवाले से बात की, तो आप हमें ये बताइएगा कि सर्जरी के हवाले से इसकी क्या इलाज किया जा सकता है, सर्जरी के हवाले से थोड़ी तफसील से हमें बताइए। अगर हमारे पास कोई फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के बाद अगर ये चीज़ हील नहीं हो रही है तो हम फर्दर उसकी फिर सर्जिकल स्टेप लेंगे। उसका सर्जिकल स्टेप में हमारे पास जो एरोजन साइट है हमारे पास, उसमें या तो पार्शियल गैस्ट्रोटमी होगी या तो फिर हमारे पास टोटल, या तो फिर हम वेजोटमी करेंगे। अब इसमें ये होगा कि वेजोटमी में ये होता है कि जो वेगस नर्व होती है उसके फाइबर्स को जो एरोजन कॉज कर रहे हैं एरोजन साइट पर, उसको हम रिमूव कर देंगे, वो हमारे पास वेजोटमी कहलाएगी। पार्शियल जो हम रिमूवल करेंगे उसमें 2 टाइप आती है। टाइप 1 में ये करेंगे कि जो लार्जर कर्वेचर होता है हमारे पास स्टमक का, उसका हम शंट बनाएंगे ड्यूडिनम के साथ टाइप 1 में, और बिलरोड टाइप 2 में हम उसका शंट बनाएंगे ज्यूजिनम के साथ। जो ड्यूडिनम है वो हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है और जो ज्यूजिनम है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का सेकंड पार्ट है। तो हम लार्जर कर्वेचर ऑफ स्टमक जो है उसका हम जो टाइप 1 में हम उसका ड्यूडिनम के साथ शंट बना देंगे और टाइप 2 में हम उसका ज्यूजिनम के साथ शंट बना देंगे। डॉक्टर साहब, आखिर में हमारे नाज़रीन को बताएगा कि ये पेप्टिक अल्सर की बीमारी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, हर बंदा शिकायत करता नज़र आ रहा है, तो मैदे की जलन वगैरह, तो इससे बचाव कैसे मुमकिन हो सकता है? डाइटरी पैटर्न के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें हैं या लाइफस्टाइल के हवाले से आप गाइड कीजिएगा हमारे नाज़रीन को। देखो, प्रिवेंशन के हवाले से अगर हम अपनी सबसे पहले तो हमने अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखना होगा, क्योंकि ये स्पाइसी फूड और ऑयली फूड जो है बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है गैस्ट्रिक अल्सर को कॉज करने में। इसके अलावा जो हम बेतहाशा चाय का इस्तेमाल, कैफीन, अल्कोहल का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होता है, और जो एनसेड नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है उसका इस्तेमाल जो कम होगा तो तब जाके हम इन चीज़ों पे काबू पा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम जो प्लेंटी ऑफ वाटर जो है, मतलब पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तब भी हम इस पर काबू पा सकते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर इस पर हम मतलब नज़रसानी करेंगे तो इस किस्म की चीज़ों से तो हम बच सकते हैं। ओके मैडम, आप कुछ कहना चाहेंगी आखिर में हमारे नाज़रीन को, पेप्टिक अल्सर के हवाले से पैगाम देना चाहेंगी कि कैसे बचाव मुमकिन है? जी बिल्कुल। हमारे पास आजकल के दौर में जो एक ट्रेंड है फास्ट फूड का, आउटिंग और होटलिंग में जितने भी हमारे पास उसमें ऑयल मटेरियल या फिर हमारे पास फास्ट फूड का बहुत ट्रेंड है। तो हमें पेप्टिक अल्सर और इन सब चीज़ों से प्रिवेंशन के लिए, बचने के लिए हमें फास्ट फूड को अवॉइड करना होगा, ऑयली फूड को अवॉइड करना होगा। बेहतर ये कि हम सादा ग़िज़ा को अपनाएं ताकि हम पेप्टिक अल्सर से प्रिवेंट कर सकें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैडम आपका बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से पेप्टिक अल्सर के हवाले से बात की। हाँ जी नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में नए मेहमानों के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।